मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत। मैं राजेंद्र। आप मेरे साथ यहाँ पर जो कैंडिडेट है लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं और जो का प्रीलिम्स होने वाला है, यानी इसका जो सीबीटी फर्स्ट होने वाला है, उसके बाद उनकी मेंस एग्जाम के लिए 1 ही महीने का उनको टाइम मिलेगा। टाइम पीरियड में एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पार्ट है जो कि उस सिलेक्शन का वेटेज जो है उस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो आज लोको पायलट का अगर प्रीलिम्स जिन कैंडिडेट का निकल जाएगा उसके बाद 1 महीने का टाइम बचेगा आपके पास है मेंस के लिए या सीबीटी 2 के लिए। तो उस टाइम पर वो सारी चीजें आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो एक बार इन चीजों को हमें 1-2 बार पहले पढ़ के रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज है जो कि इस बार है एक डिसाइड करा गया, पिछली बार लोको पायलट में था वहां भी था। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग और आपके पास में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग नाम से जो 40 नंबर का वेटेज आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। उस 40 नंबर्स को अगर आप जितने ज्यादा स्कोर कर लेते हो उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि वही आपकी मेरिट लिस्ट बनाएगा। के अकॉर्डिंग हम शुरुआत करते हैं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग दो कैंडिडेट लोको पायलट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए देखो 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में प्रीलिम्स पास हुआ, सेकंड में बैठोगे तो आपके पास टाइम कम रहेगा, तो उसको 1-2 बार पहले पढ़ के रखना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारा मेंस आएगा उसी टाइम पर हमें उन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। तो पहले पढ़ा होगा वो इंस्टेंट इन चीजों को रिप्लाई कर लेगा। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो पार्ट है हम पढ़ने जा रहे हैं, के अंदर सबसे पहला केस क्या है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग केस कितने के क्वेश्चन आते हैं, लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन आए थे। तो लास्ट वाली एग्जाम थी, आपको बहुत एक वेटेज अगर देखा जाए 39 नंबर का वेटेज था, वहां पर इंपोर्टेंट तरीके से आपको इन चीजों को पूछा गया था। तो हम शुरू करते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के इस पार्ट में। इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पार्ट है इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, पूछे जाते हैं। उसके बाद 2 सेक्शन होते हैं। देखो सबसे पहला पार्ट होता है इसके अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग का, सेकंड पार्ट होता है आपके पास में यहाँ पर बेसिक साइंस का। इन दोनों के टोटल मिलाकर के तुम्हें 40 नंबर का 40 क्वेश्चन आपको दे जाएंगे। तो 40 नंबर का जो वेटेज है यह आपकी सिलेक्शन पे एक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो निर्धारित कर देगा, कि जिससे आपके पास में चीजें है कि आप थोड़े से रिलीफ फील करोगे, क्योंकि जब सेकंड आपका मेंस निकलेगा उसके बाद आपके पास में साइको टेस्ट रहेगा, वो केवल और केवल आपके पास में क्वालिफिकेशन के लिए, उसके नंबर कभी नहीं जुड़े। ठीक है, तो हम इन 40 नंबर को इतना हल्के में नहीं ले सकते, और ऐसे भी नहीं कर सकते कि सर हमारा प्रीलिम्स निकलेगा उसके बाद हम पढ़ेंगे। टाइम पर तुम इन चीजों केवल 2 कैंडिडेट पहले पढ़ा होगा, केवल प्रैक्टिस ही करेगा, उसके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो ये देखो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो पार्ट है इसके अंदर आपके पास में दिख रहा है, यहाँ पर एलपी सीबीटी 2 के अंदर आएगा पार्ट ए जो है, जिसमें से हमें सिलेक्शन का जो या फिर जो आपकी पार्ट ए में से ही क्या बनेगी बताओ, मेरिट बनेगी। तो इस मेरिट के आधार पर हमें इन 40 क्वेश्चन को, यानी 40 नंबर का जो वेटेज है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसको हम शुरू करते हैं आज के इस सेशन में, जहां पर आपको थोड़ा सा एक फॉर्मेट पता चलेगा कि सर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो पार्ट होता है इसमें 2 सेक्शन क्यों होते हैं। पहला सेक्शन ये होता है देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इंजीनियरिंग ड्राइंग का मतलब ये होता है कि जो चीज हम आज नॉर्मली सब जानते हैं कि अगर जब भी हम कोई मैप बनाने के लिए, मकान बनाने की बात करते हैं, कोई भी इनफेक्ट अगर इनफेक्ट आपके पास में अगर जो आप लिख रहे हो पेन हो या फिर पेंसिल हो, उसको भी एक डिजाइन के द्वारा तैयार करा गया, तो उसमें कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है, कौन सी इंजीनियरिंग ड्राइंग के पार्ट होते हैं, लास्ट वाले एग्जाम में कौन से टाइम पर पूछे गए थे क्वेश्चन, वो सारी चीजों की मैं बात करूंगा यहाँ पर। तो आप शुरू करिएगा, आराम से इस क्लास के पूरे सेशन को देखिएगा। सबसे पहले देखो आपके सामने एक फॉर्मेट सा दिखा है। सबसे पहले हम पार्ट शुरू करेंगे इन 40 नंबर के लिए, तो है इंजीनियरिंग ड्राइंग इंट्रोडक्शन। आपको देखो इस इंट्रोडक्शन में से ही क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। यहाँ पर अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो इंट्रोडक्शन है इसमें आपको एक थोड़ा सा हल्का सा इमेज मैंने दिखाई है, इस इमेज में देखिएगा आप। इस इमेज में आपको एक ड्राइंग यानी एक नक्शा सा बनाया हुआ दिख रहा है, यहाँ पर पेंसिल है, कुछ ऐसी सारी चीजों में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेंसिल तो होती है, लेकिन कौन सी पेंसिल कौन से टाइम पर यूज करी जाती है, क्योंकि पेंसिल के भी खूब सारे टाइप होते हैं, वो सारी चीजें। क्योंकि देखो आप जब अगर कोई मकान का नक्शा बनाते हो या इंजीनियर जो मकान का नक्शा बना के देता है आपको, तो उसमें देखो जहां सीमेंट लगता है वहां सीमेंट का अलग पेंसिल से यूज करा जाता है कि साहब ये सिंबल इस सीमेंट के लिए, जहां क्योंकि ऐसे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ये स्टील यूज करा गया, यहाँ ये लोहा यूज करा गया। तो वो सारी चीजें, चाहे आप मशीनरी की बात करो चाहे पेंसिल की बात करो, कोई भी ऐसी तो आप ड्राइंग से डिसाइड करके बनाते हो, इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वो सारी कहाँ पर यूज होती है, हमारी ड्राइंग। ठीक है, तो देखो
सबसे पहले आपके पास ऐसा ही कुछ मैप है, क्योंकि हम जब लास्ट इसका सेशन होगा तो आराम से इन चीजों को आप समझ चुके होंगे कि सर ये वाला जो मैप हम बनाते हैं तो इसके अंदर ये वाली जो एरो है किस लाइन से खींची जाती है, अल्फाबेट कैसे लिखेंगे, वो सारी क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके, वो बताना जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, देखो सबसे पहले आपके सामने यहां पर दिख रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले हम ये पार्ट पढ़ेंगे। इसके अंदर देखो क्या क्या आता है, सब कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग की जरूरत क्यों पड़ी, तो ये जरूरत क्यों पड़ी, इससे पहले क्या हम ड्राइंग के बिना काम नहीं चला सकते, कि आप ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। क्योंकि सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे कि कहां से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी ड्राइंग की जरूरत पड़ी तो क्यों पड़ी, वो सारी चीजें भी आपके सामने आ जाएंगी। दूसरा केस क्या है, लैंग्वेज ऑफ टाइप ऑफ लैंग्वेज एंड देयर लिमिटेशन एंड कंक्लूजन। यानी आप लैंग्वेज से भी तो बात करके बता सकते हो कि साहब ये नक्शा इस हिसाब से बनेगा या ये डिजाइन इस हिसाब से तैयार होगी, लेकिन उसको आप किस हिसाब से लिखोगे या कैसे मैप बनाओगे, वो सारी चीजें यहां पर बताई जाएंगी। थर्ड इसका पार्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग इंट्रोडक्शन एट इट्स इंपॉर्टेंस। मेन केस यही है कि साहब इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी इंजीनियरिंग की ड्राइंग की। ठीक है, फिर है पर्पज ऑफ स्टडिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग की, इंजीनियरिंग ड्राइंग को स्टडी करने का। चलो जिसको भी मैप बनाना आता हो वो मैप बना सकता है, जिसको ड्राइंग बनानी आती है वो बना सकता है। तो जरूरत क्यों पड़ी, और अगर कोई बनाता ही भी है तो वो क्यों बनाता है, ये सारी चीजें हम इस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मेन टाइप ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्योंकि देखो हर एक पार्ट जिसके अंदर हम यूज करते हैं ड्राइंग को, चाहे ये पेन भी बनाया गया तो इस पेन में भी किसी ना किसी ने पहले मैप बनाया होगा या इसका कोई एक ड्राइंग बनाई होगी, ड्राइंग बनकर तैयार हुई थी, उसके बाद ही हमारे सामने पेन प्रेजेंट हुआ है। तो इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट क्या है इसका, कन्वेंशन, यानी कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स। मतलब आप अगर इस पेन की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर इंक लिए तो कौन सी इंक काम में लिए, या फिर जैसे कोई हम मकान बनाते हैं तो वहां पर जैसे रोड काम में ली जाती है, पत्थर अगर आप काम में लेते हो तो कौन से टाइप के पत्थर लेते हो, या अगर आप बजरी काम में लेते हो तो कैसे डिनोट करोगे उस मैप में। इंजीनियर को ये सारी चीजें या फिर कोई भी ड्राइंग बनाएगा उस कैंडिडेट को ये सारी चीजें डिसाइड करके देनी पड़ती है। ठीक है, फिर हम तीसरा पार्ट हमारा जो है व्यू ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग सीट। यानी अब देखो कई बार आपने मार्केट में देखा होगा सर A2 सीट है, A3 है, A4 है, A0 है, A1 है। कौन सी ऐसी सीट हो जिसके अंदर अगर हम ऐसा नॉर्मल नक्शा बनाएंगे या फिर मकानों की जो डिजाइन बनाती है तो वो कौन सी सीट पर बनाई जाती है, तो ये सारी चीजें हम सीट का भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो भी हम पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं, देखो ड्राइंग का जो पेपर है और उसकी जो क्वालिटी है वो भी डिपेंड करती है, उसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साहब इस क्वालिटी में क्या इसकी लेंथ रहेगी, क्या इसकी क्वालिटी रहेगी। कि हम जब कोई भी एक ड्राइंग बनाए तो ड्राइंग बनाने के लिए हमें कौन सी क्वालिटी चाहिए होती है पेपर की। ठीक है, ड्राइंग की जो सीट है उसके बारे में भी, क्योंकि इसकी लेंथ विड्थ हाइट और इसका जो एक तरीके से देखा जाए कि लेंथ क्या रही होगी, विड्थ क्या रही होगी, कैसे इसको डिनोट करा जाएगा, क्या उसका जो हम ड्राइंग बनाई जाती है वो रफ रहता है या फिर थोड़ा स्मूथली रहता है, और किस रफ कहाँ यूज करा जाता है, स्मूथली वैल्यू कहाँ यूज करी जाती है, इस टाइप की हम सीट की बात करेंगे। साइज ऑफ ड्राइंग सीट है, यानी उस ड्राइंग की जो साइज है वो कौन से मैप के लिए अगर हम बात करें, क्योंकि जीआईएस क्या है तो इंजीनियरिंग के लिए एक ऐसा मैप बनाने के लिए डिसाइड करा गया सेटअप है के दायरे में रह के ही आप क्या यूज कर सकते हो, ड्राइंग सीट। तो ये बताएगा कि साहब अगर आप घर का नक्शा बना रहे हो तो तुम्हें कैसे ड्राइंग चाहिए, यानी कैसी सीट चाहिए। अगर आप किसी पेन का नक्शा बना रहे हो, पेन की ड्राइंग बना रहे हो तो कैसी चाहिए होती है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर देखो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइज, हेल्विंग एंड डबलिंग। ये लास्ट वाली अगर देखा जाए लोको पायलट के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, और जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बाद मैं सारा पढ़ाने के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो हेल्विंग एंड डबलिंग का मतलब क्या होता है, अगर मैं A4 साइज का मेरे पास में कोई भी पेपर है उसका अगर मैं डबल करता हूं, यानी A4 का जैसे मैंने साइज डबल करी तो उसका रेशियो कैसे चेंज हो जाएगा, इसके क्वेश्चन तुम्हें पूछे गए थे। ट्रिम्ड का मतलब क्या होता है, उसको ट्रिमर करा जाता है, क्योंकि आप नॉर्मली अगर कहीं भी जाते हो तो एक वर्ड सुनते हो बहुत बार ट्रिमर, ट्रिमर का मतलब होता है उसकी साइड से कटिंग करना, या ट्रिम करने का मतलब होता है एक फिक्स एरिया होता है, तो वो कितना एरिया ऐसा होता है जिसको मैं ट्रिम करूंगा। अनट्रिम्ड साइज कौन सी होती है, डेजिग्नेशन ऑफ ड्राइंग सीट कैसी होती है, सारी चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड सीरीज कौन सी होती है, स्पेशल आपके पास में देखोगे तो यहाँ पर स्पेशल इलोंगेटेड सीरीज कौन सी होती है, एक्सेप्शनल इलोंगेटेड सीरीज कौन सी होती है ड्राइंग की। तो ये ड्राइंग सीट पढ़ना बहुत जरूरी है आपके पास में। नंबर आपके 40 का सवाल है, 40 नंबर का जो वेटेज रहेगा उसमें से 50% तुम्हारा ये रहेगा। अगला पढ़ेंगे मेथड ऑफ फोल्डिंग एंड प्रिंटिंग ड्राइंग। मतलब अगर आपने ड्राइंग तैयार कर ली, जैसे एक कागज के ऊपर आपने ड्राइंग बना ली,
ऐसे नहीं कि उसको ऐसे आपने एक तरीके से उसको एग्जैक्ट फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके जेब में डाल लिया। तो इसको फोल्ड करने का भी उसका एक क्राइटेरिया होता है कि उसको कैसे आप इसको राउंड शेप में फोल्ड करोगे, या उसकी फोल्ड करने की लिमिटेशन क्या होती है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़ेंगे क्योंकि हमें एग्जाम में ये मिले। ठीक है, अब आप ये चीज पढ़ रहे हो, देखो AIS-SP 46/2003, इसका मतलब ये होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का मतलब होता है इस मानक आधार पर ही, यानी 46/2003 के अंदर इसके जो मानक आधार बनाए गए थे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के, उसी के आधार पर आप ड्राइंग बनाओगे, उसी के आधार पर वो सीट काम में लोगे, उसी के आधार पर तुम पेंसिल, वो सारी चीजें इसके अंदर होती है। लेकिन हमें डीप में जानना नहीं है, हमें तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट वाले उसी आधार पर हम बात करें। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से होता है, रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, एप्लीकेबिलिटी क्या होती है बताओ, प्रिकॉशन कौन से, प्रिकॉशन का मतलब सावधानियां, क्योंकि ड्राइंग बनाते हैं तो हमें सावधानी रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, देखो मेथड ऑफ फोल्डिंग, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कैसे इसको फोल्ड करते हैं, ये भी एक क्राइटेरिया होता है, उसकी भी लिमिटेशन आती है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, आपको सारी चीजें जो बताइए वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं, सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग की जरूरत क्यों पड़ी है, उससे का पहला फॉर्मेट है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे। तो देखो आपके सामने कि मेन चीज ये देखो, अगर आप लोको पायलट में जिनका सपना है कि साहब मैं लोको पायलट का मैंने फॉर्म फिल करा और मैं ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं, तो आप 100% ड्राइंग तो पढ़ ही रहे होगे। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो यहां से आप पढ़ सकते हो, और पढ़ना जरूरी इसलिए क्योंकि 40 नंबर का वेटेज रहेगा। अगर आप प्री भी पास कर लोगे तो मेंस में 40 नंबर का वेटेज आएगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। तो वेट उसके बिना आप ये चीज अपनी जो जॉब है वो सिक्योर कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट देखो, कम्युनिकेशन यानी संचार। आपके पास में यहां दिया देखो, कम्युनिकेशन या संचार का अर्थ क्या होता है, इसकी की भी जानकारी या सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है, किसी माध्यम से हम अपनी जानकारी को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है बताओ, संचार। तो आप देखो जैसे यहां से इसको पढ़ोगे सुनोगे तो आपको एक रूपरेखा तैयार होकर जाएगी आपके सामने, जिसका मतलब होगा कि जैसे ड्राइंग का पार्ट आएगा तब तक ये समझ जाओगे आप कि सर ड्राइंग की जरूरत पड़ी क्यों थी। ठीक है, सबसे पहले संचार के लिए अगर कोई भी अपनी बात को आदान प्रदान करता है तो उसको हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं, संचार। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है, सेंडर का मतलब होता है भेजने वाला, इंफॉर्मेशन यानी आप जो भी इंफॉर्मेशन भेजोगे ये सेंडर यहां से सेंड कर देगा, रिसीवर इसको क्या कर लेगा बताओ, सुनेगा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, तो हमारा मीडियम कौन सा है, अभी फिलहाल देखा जाए तो यूट्यूब है, कि यूट्यूब वाले मीडियम से अगर आप इसके बाद सुन रहे हो, लेकिन बात तो मैं यहां से बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा, तो सेंडर है, इंफॉर्मेशन जो है मैं क्या इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आप तक पहुंच रही है, तो बताओ ये सेंडर से कहां चला जाएगा, रिसीवर। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के टाइप कौन कौन से होते हैं, क्योंकि देखो ये तो ठीक है आदान प्रदान करना हो गया किसी भी बात को लेकर के, या फिर कोई भी ऐसी बात हो तो मैं किसी को बोलना चाहता हूं तो मैं कैसे कैसे बोल सकता हूं, जरूरी नहीं है कि बोल के ही बताऊं। तो देखो सबसे पहला टाइप क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी गैर मौखिक संचार। अब नाम से पता चल जाएगा, देखो गैर मौखिक संचार में शब्दों के उपयोग के बिना, देखो आपके पास में यहां क्या बोला गया, गैर मौखिक, गैर नाम से पता चल रहा है, नॉन वर्बल का मतलब गैर मौखिक, जिसमें बोला ही ना जाए, यानी इशारों इशारों में बता दिया जाए, तो शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान या डेटा संचारित करना शामिल है। शारीरिक भाषा, हाव भाव और चेहरे की अभिव्यक्ति से ही हम किसी चित्र द्वारा भी क्या कर सकते हैं बताओ, गैर मौखिक तरीके से हम किसी को बातें हमारी बता सकते हैं। जैसे मैं ये बोल रहा हूं आपके सामने, यहां पर ये चीज लिखी हुई है तो आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। मैंने ये तो नहीं बोला ना कि सेंडर इंफॉर्मेशन रिसीवर, तो मैं मेरे हाव भाव से बता रहा हूं कि आपको यहां जाना, लेफ्ट जाना। जैसे एक ट्रैफिक पुलिस होता है, वो जहां भी खड़ा होता है वो एक ही बात बोलता है, वो सबको ऐसे तो बोलने से रहा कि तुम्हें लेफ्ट जाना, तुम्हें राइट जाना, वो केवल इशारा कर देगा तुम्हें इस साइड जाना, तुम्हें इस साइड जाना, तो ऑटोमेटिकली तुम समझ जाते हो। तो मतलब बिना बोले जो बात बोली जाए उसको हम क्या बोलते हैं, जो बात समझाई जाए अगले को, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, गैर मौखिक संचार। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे। वर्बल का मतलब क्या हो जाएगा, जो मौखिक संचार। ये आराम से आप बता सकते हो कि सर दोनों में डिफरेंस हम समझ गए कि आपके पास है मौखिक संचार में शब्दों के उपयोग का आदान प्रदान करके ही हम डेटा को संचारित करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो। ये केस हो जाएगा तुम्हारा वर्बल और नॉन वर्बल का, दोनों चीजें तुम्हें समझ में आ गई हो। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ ऐसी कौन सी संचार की प्रणाली है जिससे हम हाव भाव से बता सकते हैं किसी तीसरे कैंडिडेट को, किसी दूसरे कैंडिडेट को, तो आप इजीली बता दोगे कि सर वो नॉन वर्बल होती है। मतलब क्या हो गया, वो गैर मौखिक। इस चीज का ध्यान रखना कि गैर मौखिक क्या होता है, मौखिक का क्या होता है, नाम से भी तो पता चल रहा है।
ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले सेशन। अब थोड़ा बढ़ते हैं, देखो इसके बाद सेकंड पार्ट आता है। चलो आपने लैंग्वेज या फिर हाव भाव से समझा दिया या बातें करके समझा दिया, अब हम बात करते हैं समझाए क्या। तो देखो लैंग्वेज यानी भाषा की बात हो रही है। भाषा मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान यानी कम्युनिकेशन का ही क्या है बताओ, मीडियम है। यानी मैं जो बात बोल रहा हूं वो आप समझ पा रहे हो, तो उन चीजों को अगर कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, लैंग्वेज एक ऐसा पार्ट है तो किसी भी मनुष्य के विचारों को आदान प्रदान करा जा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखो कि कम्युनिकेशन का मतलब ये क्या हो गया, हमारे पास में भाषा मीडियम हो गया। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा के जितने प्रकार हैं उनको हम देखते हैं कि साहब कितने प्रकार की क्या क्या भाषा है हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग के हमें यूज करनी पड़ेगी। तो देखो लैंग्वेज यहां पर दे रखी है, इसके अलग अलग पार्ट दे रखे हैं, मैं यहां पर समझाता हूं तुम्हें। तो सबसे पहली लैंग्वेज, अभी थोड़ी देर पहले तो हमने हमारे मतलब बात करी थी कि हम कैसे किसी को बात बताएं, लेकिन यहां चेक करते हो तो देखो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, इसका मतलब होता है साइन लैंग्वेज। सबसे पहली मैं बात करता हूं कि हमारी लैंग्वेज को कैसे, तो कितने टाइप की होती है। पहली लैंग्वेज साइन लैंग्वेज, नाम से बता सकते हो कोई बात कि सर हाथ के आकार और संचालन, बाहों या फिर क्या होता है शरीर या चेहरे के हाव भावों का उपयोग करके जिसमें बोला नहीं जाएगा। सेम वही ट्रैफिक पुलिस वाला आप एग्जांपल ले सकते हो कि ट्रैफिक पुलिस वाला ये बोलेगा यहाँ पर लेफ्ट या राइट, या फिर वो स्टॉप की बात बोलेगा तो इसका मतलब आपको बोलेगा नहीं, वो हाव भाव से ही बता देगा। तो इसका मतलब ये भी उसकी लैंग्वेज है, बोलना नहीं पड़ा उसको, उसने अपने हाथों से हाव भाव से बता दिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा 100% के सर ये साइन लैंग्वेज भी क्या होती है कि सांकेतिक भाषा है। दूसरा केस ग्राफिकल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि ग्राफ, नाम से पता चल रहा है ग्राफिकल, यानी कोई ऐसा ग्राफ बता के बता दिया जाए। जैसे मैं ये बोलता हूं यहां पर ये एक डायग्राम है सर, मैंने इतना ही बोला कि लैंग्वेज के टाइप यहां पर है, तो आपको मैंने पूरे वर्ड नहीं बोले, लेकिन आपके पास में यहां से लेकर ये जो डायग्राम दिख रहा है इसका मतलब ये ग्राफिकल हो गया। यानी यहां तुम्हें अगर किसी फोटो लगा दी जाए तो बता सकते हो कि सर ये फोटो इंसान की है, या किसी भी कोई एक ऐसा चित्रकला बना दिया जाए जिसको तुम बता सकते हो ये कौन सी लैंग्वेज होगी, ये तुम्हारे ग्राफिकल यानी ग्राफ, फोटो को देख के तुम बता सकते हो वो कौन सी होती है, चित्र द्वारा यानी ग्राफिकल लैंग्वेज। फिर हम बात करते हैं देखो रिटन लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज कौन सी होती है, साहब लिखित रूप में शब्दों द्वारा। आपको सबको पता है मेरे को कि आप नॉर्मली जानते हो कि सर हम ये चीजें तो जानते हैं, लेकिन अभी आपके सामने एक ऐसी रूपरेखा तैयार हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा हाँ सर इसलिए हमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो पार्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग वो जरूरत पड़ी। ठीक है, तो रिटन लैंग्वेज की अगर बात करी जाए तो रिटन के अंदर हमारे पास लिखकर किसी को बात बोली जाए तो इसका मतलब वो समझ जाएगा वो रिटन लैंग्वेज। वोकल लैंग्वेज यानी स्वर की भाषा, बोलकर या विशेष स्थिति यानी कोई ध्वनि सुना करके। कई बार होता है ना, आपने बहुत गाने सुने हुए, लेकिन किसी गाने की ट्यूनिंग को बता दिया जाए और ये बोलेगा बताओ इसमें से कौन कैंडिडेट ऐसा है जो इस गाने की ट्यूनिंग बता सकता है, ये इस बी का था या फिर इस गाने के ये क्या है बोल है, तो ऑटोमेटिकली आपको ध्वनि सुना करके, तो यानी आपको बोलकर या कोई ना कोई ऐसी ट्यूनिंग बताकर बता दिया जाए और आप बता दो उसको कि सर ये लैंग्वेज ऐसी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे वोकल लैंग्वेज। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर मशीन के साथ संचार करने के लिए जो जो हमें जरूरत पड़े तो हम कंप्यूटर से भी तो चीजें बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। तो हमारे पास में ये इतनी लैंग्वेज जो थी मैंने आपके सामने यहाँ पर ऐड करा, ये जो लैंग्वेज थी ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर बता दी है। जरूरी इसलिए कि लैंग्वेज जो है वो आपके पास में, जब तक आप लैंग्वेज की बात नहीं करोगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते, तो इसलिए मेरे को लैंग्वेज बताना। अब आपके पास में देखो चलो लैंग्वेज तक तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है जैसे मान के चलो कि ट्रैफिक पुलिस वाला है, इधर कोई रास्ता ही नहीं था, जल्दबाजी के अंदर उसने अपने हाथ को ऐसे कर दिया किसी मतलब इमेज, मतलब ऐसे नॉर्मली उसको पता भी नहीं रहा, अपने हाथ को ऐसे कर लिया सारी की सारी गाड़ियां उधर चली जाएंगी जबकि उधर कोई रास्ता ही नहीं था, थोड़ा सा आगे जाके बंद था। इसका मतलब क्या हो गया, सांकेतिक भाषा को अगर हम सही से डिसाइड करें तो ही वो हमारे लिए बेटर रहेगी, अदरवाइज उसके क्या होते हैं बताओ, डिसएडवांटेज भी होते हैं यानी वो नुकसानदायक भी होती। तो इसकी कुछ सीमाएं डिसाइड करी गई हैं। देखो लिमिटेशन ऑफ साइन लैंग्वेज, यानी हम किसी को सांकेतिक भाषा में समझाएं उसकी जो सीमाएं हैं, उसकी जो लिमिटेशन वो कैसे डिसाइड होंगी, यानी आपको क्या ध्यान रखना है, और भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त नहीं किया जा सकता। पहला केस तो ये, यानी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि साहब ऐसे कर दिया, उधर जाना ही नहीं था लेकिन सारी गाड़ियां चली गई, मतलब उसको तो एक भावना उसकी थी, मतलब एकदम से जैसे हाथ दर्द कर रहा होगा उसने ऐसे हाथ को सीधा भी कर दिया होगा तो भी इसका मतलब क्या हुआ, सारी गाड़ियां ऑटोमेटिकली उधर चली जाएंगी, तो कोई घटना घटने जैसा कुछ केस बन सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो सूचना होती है भावनाओं को इस लैंग्वेज से हम प्रभावी ढंग से डिसाइड नहीं कर पा रहे थे।
जानकारी या भावना को गलत समझने की संभावना। अभी बताया आपको क्यों गलती होती है, तो जैसे उसने ऐसे करा सारी गाड़ियां चलेगी तो गलत समझने की भी संभावना हो सकती है। इसलिए जो सांकेतिक भाषा थी इनकी सीमाएं निर्धारित करी। संचारक और रिसीवर दोनों एक ही जगह पर मौजूद होने चाहिए। यानी मान के चलो 50 या फिर 100 मीटर आगे कोई गाड़ी है, लास्ट में 10 गाड़ियां लगी, उसके आगे 11वीं गाड़ी है। जैसे ही कोई गाड़ी वाला देखेगा उसने ऐसे बोला, ऑटोमेटिकली वो चला जाए, जबकि उसके 10 गाड़ियां पहले थी। तो यानी वो आमने सामने का मतलब क्या हो गया, पास पास क्या होने चाहिए, तो संचारक भेजने वाला तो रिसीव करने वाला उसकी लैंग्वेज को, दोनों एक ही जगह पर मौजूद होने, फिक्स क्राइटेरिया में जरूरी होने चाहिए। तो ये तुम्हारे लिमिटेशन होगी साइन लैंग्वेज की, थोड़ी बहुत आपको समझ में आई होगी। फिर हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ ग्राफिकल लैंग्वेज। चित्रात्मक भाषा की भी तो सीमा होती है। हर कोई ना ऐसे हर कोई से मतलब कि जिसको जैसा लगे वैसा ही थोड़ी ना आपको जैसे फोटो वगैरह लगा दिया जाएगा, उसकी भी लिमिटेशन होती है। तो देखो सूचना और भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कल्पना यानी इसकी कम्युनिकेशन जो गैप है उसकी संभावना। जैसे मान के चलो बहुत बार आपने देखा होगा कि जब जा रहे होते हो मार्केट में तो आपको ऐसे अजीब से मतलब पोस्टर लगे होते हैं, लेकिन उस पोस्टर की जैसे कोई मीम बना के भेजता है, ठीक है, आजकल तो रील की दुनिया है, उसमें अलग अलग मीम बना दिए जाते हैं। तो मीम का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो दोनों टाइप के आप समझ सकते हो। तो इसका मतलब कल्पना को कैसे भी नेगेटिव वे में भी लेके जा सकता है, वो पॉजिटिव में भी लेके जा सकता है। ये लिमिटेशन होती है कि आपको पॉजिटिव में ही रखना पड़े, ठीक है। या फिर ये नेगेटिव इसलिए क्योंकि नेगेटिव भाव भी तो होता है कि नहीं होता है इसका, कि मान लो आपने फोटो कोई भी लगा दी, वो फोटो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास में ये भी थोड़ा सा लॉस में किए थे कि नहीं किए। तो हमने क्या करा, चित्रात्मक भाषा से भी हमारा काम नहीं चला। लिखित भाषा की अनुपस्थिति के कारण दर्शक अपने दिमाग में कुछ भी छवि बना सकता है। देखो लिमिटेशन जिस जगह हो के बाहर अगर कोई कैंडिडेट चला जाए, इसका मतलब यह हो जाएगा कि साहब वो अपने दायरे को लांघ चुका है। तो इसका मतलब वो ड्राइंग कैसे भी, क्योंकि ड्राइंग तो पूरी काल्पनिक दुनिया को हम एक तरीके से सजोकर एक हमारे ड्राइंग के अंदर बना सकते हैं। वो जरूरत इसलिए पड़ी थी कि हमारे पास इन दोनों लैंग्वेज से कोई फर्क इसका नहीं पड़ रहा था, ठीक है, या फिर इनसे हमें एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पा रहे थे, कोई भी कुछ भी सोच रहा था, ठीक है। फिर हम चलते हैं लिमिटेशन ऑफ रिटन लैंग्वेज, यानी लिखित भाषा की जो सीमाएं होती है उनकी अगर हम बात करें। देखो यदि लिखित संचार खराब तरीके से तैयार किया जाए, कई बार बोलते नहीं थे कि 8वीं 7वीं क्लास तक अगर आप पढ़ते थे, 10वीं तक पढ़ते थे, तो आपको टीचर बोलते थे सही से राइटिंग में आप लिखो। कि आपने अगर राइटिंग सही नहीं है आपकी, थोड़ी बहुत इधर उधर आपने लिख दिया, राइटिंग सही नहीं है, तो बताओ उसकी लिखा तो था आपने, भाई टीचर को समझाया तो था लिख के, लेकिन वो समझ नहीं पाया तो उसने नंबर कम दिया आपको। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि तुम्हारे पास में तो रिटन लैंग्वेज थी, उसकी भी लिमिटेशन क्या थी बताओ, फिक्स लिमिटेशन थी, उसके बाहर आप लिख नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको ये सारी चीजें ऐसी थी जिनकी लिमिटेशन होने की वजह से कोई ड्राइंग वाले केस में हमें परफेक्ट कोई ड्राइंग नहीं बन पा रही थी। कोई भी बात मैं बोल सकता था, वो कुछ भी सोच रहा था, चित्र दिखा दिया कुछ भी सोच रहा था, वो सारी चीजें हमारे पास में, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज था इन चीजों का। इस वजह से हमें क्या जरूरत पड़ी बताओ, ड्राइंग की। शायद आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, अगर कोई सांकेतिक भाषा से भी तो ड्राइंग बना सकता था, कोई लिख करके भी बना सकता था, या फिर कोई बोल करके भी इन चीज को डिसाइड कर सकता था, तो क्यों नहीं बना सकता था, वो सारी चीजें हमारे पास में मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब देखो लिमिटेशन ऑफ वोकल लैंग्वेज, यानी कोई बोल ले तो उसकी स्वर की भाषा की भी तो सीमाएं होती थी। यानी एक तरीके से मान लो कोई अध्यक्ष है किसी पार्टी का, वो सुनने वाले श्रोता उसके सामने बैठे हैं, वो एक ही भाषा की जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं, आज आप कुछ भी वर्ड बोल रहे हो, अगर कोई दूसरी मतलब कोई फॉरेन से आपको बुला के वहां पर को बैठा दिया जाए और ये बोला जाए इन सबके सामने आप भाषण दो, तो आप तो सुन तो उसके हाव भाव देख सकते हो, तो वो जो लैंग्वेज बोलेगा जब तक सामने वाले को नहीं समझ में आए तब तक आप उसको डिसाइड नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते वो क्या बोल रहा है। आराम से बैठे रहोगे, तो बोल रहा है सुनते जाएंगे, हमें अच्छा लग रहा है। तो मेन तरीके से क्या हो गया, ये भी इसका डिसएडवांटेज था। यानी वोकल लैंग्वेज जो है इसमें मेन इंपोर्टेंट केस ये था, तो बोले और जो सुने दोनों की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए बताओ, एक लैंग्वेज होनी। फिर भी संचार अंतराल के कारण कुछ ना कुछ गलतफहमियां हो जाती। अगर सर का हम थोड़ा बहुत सीख लेंगे, पहली बार तो नहीं सीखा था, दूसरी बार उसकी लैंग्वेज सीखी, फिर भी परफेक्ट नहीं थे, तो वो बोल कुछ हो रहा था, तुम समझ कुछ हो रहे थे, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलतफहमी हो संभावना वोकल लैंग्वेज में हो सकती थी। कुछ भाषाएं अक्सर के बिना केवल जुबान पर ही मौजूद है। भैया आपको जब मारवाड़ी में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको बोला जाए तो आप लिख नहीं सकते, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जहां उनको बोल तो सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते, तो बताओ वो सारे के सारे क्या थी, वो डिसएडवांटेज ही थे।
तो जिसको, क्योंकि मेरे को सामने वाले कैंडिडेट होना चाहिए तब उसको मैं ड्राइंग समझाऊं, अगर ऐसी वाली लैंग्वेज के हिसाब से समझाता। ये सारी चीजें थी आपके पास में कि जिससे लैंग्वेज की आपको जरूरत है थोड़ी सी एक डिसएडवांटेज की तरफ गई थी। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, तो देखो केवल कंप्यूटर प्रोग्रामर द्वारा उपयोग किया जा सकता है। मान लो आपको ये बोला जाए कंप्यूटर पे तुम्हें ड्राइंग बनाना है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम होना चाहिए उसमें, अगर वो नहीं है तो आप ड्राइंग नहीं बना सकते। तो ये भी उसका क्या है बताओ, डिसएडवांटेज है। सामान्य संचार के लिए कोई हम क्या नहीं कर सकते बताओ, इस्तेमाल। तो ये सारी लिमिटेशन इसलिए मैंने बताई है, देखो सबके सामने आपके साथ कोई ना कोई मतलब दिक्कत फेस हुई है, जिस वजह से हमने क्या करा, यहाँ पर ड्राइंग परफेक्ट तरीके से हमारी नहीं बन पाएगी, ना बोलने पर, ना ग्राफिकली, ना हमारे पास कंप्यूटर से। तो अलग अलग अगर इनको देखा जाए तो सबका अपने आप में एक ना एक क्या था बताओ, डिस्काउंट। और जब डिसएडवांटेज दिया गया, इसका मतलब आप इसको क्या नहीं कर सकते बताओ, यहां पर आप अपनी ड्राइंग बनाने जैसे नहीं बन सकते। तो शायद आपको थोड़ा सा ये समझ आया होगा, सर ये लिमिटेशन इसलिए मैंने बताई आपको लैंग्वेज की, से पता चलेगा सर हाँ इस वजह से मेरे को क्या पड़ी थी ड्राइंग। तो ड्राइंग जो बनाएगा उसको देख के हर कोई बता सकता है कि साहब इसमें परफेक्ट डिजिट क्या आ रही है, या इसमें परफेक्टनेस क्या दे रखे, अगर उसको थोड़ा सा उसकी नॉलेज के बारे में पहले से पता हो। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, मेन चीज क्या है, देखो ये इतने ज्यादा आपको डिसएडवांटेज बताया कि सर हम तो ऐसे बोल के भी तो बना सकते थे यार, लिख के भी बना सकते थे, या फिर हम इसको साइन वेव में भी समझा सकते थे, लेकिन इसका जो रिजल्ट निकल के आया, उसका निष्कर्ष निकल के इन चीज से क्या हुआ वो देखो, प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी जो भी आप अभी तक मैंने 4-5 जो लैंग्वेज बताई उनसे उसको इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, बोल क्या रहा है, सुन क्या रहा है, या फिर दिखाना क्या चाह रहा है, अगला समझ क्या रहा है। तो पहला केस तो ये था कि साहब यहाँ पर क्या था, प्रभावी संचार तब संभव है जब ग्राफिकली लैंग्वेज, चित्रात्मक भाषा, या रिटर्न लैंग्वेज, या वोकल लैंग्वेज द्वारा समर्थित हो, या इसके विपरीत द्वारा क्या हो बताओ, समर्थित। यानी ये सारी लैंग्वेज तुम्हें एक साथ होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, एफएम रेडियो जो कि मुख्य भाषा, इसका मतलब हो जाएगा वोकल लैंग्वेज का, क्योंकि देखो कोई भी एफएम रेडियो है, रेडियो से अगला बोलेगा हम सुन लेंगे, क्योंकि वो बोलता है हम सुनते हैं, लेकिन हम बोलेंगे वो नहीं सुनेगा ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल चेक कर सकते हो एफएम का, तरह चेक कर सकते हो समाचार पत्र यानी अखबार में अगर कोई डायग्राम दिया जाए, और कोई भी डायग्राम, केवल डायग्राम दिया जाए, तो आप उसको समझ नहीं सकते जब तक कि उसके बारे में कुछ बातें ना लिखी जाए। तो आप केवल चित्र को देख करके भी अखबार में समझ नहीं सकते, अगर पूरा अखबार में आपको केवल और केवल डायग्राम दिए जाए तो समझ ही नहीं पाओगे कि साहब केवल डायग्राम किस चीज का है या क्या कहना चाहता है। चीज का भी ध्यान रखो। यहां पर क्या था कि समाचार पत्र में केवल चित्र, अगर उसमें लिखे हुए कुछ भाषा बोल दे तो फिर आप बता सकते हो कि सर चित्र के साथ लिखा हुआ है कुछ ना कुछ, इसका मतलब मैं देखकर बता सकता हूं कि हाँ 100% ये क्या था बताओ, इस चीज के बारे में बातें कर रहा है। ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना था। मैं इसलिए बता रहा हूं कि निष्कर्ष इसलिए निकलता है कि कंक्लूजन क्यों निकला, क्योंकि हमें ड्राइंग चाहिए। फिर हम बात करते हैं टेलीविजन में वे प्रभावी संचार के लिए चित्र तो दिख रहे थे, टीवी अगर देखते हो तो चित्र भी आते हैं, लिखा हुआ भी आता कुछ ना कुछ, या फिर मुखर भाषा का भी उपयोग करते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ सुनते भी हो, तो वो बोलते हैं तो आप सुन भी लेते, ठीक है। अब देखो ये सारे आपके पास कुछ चीजें इंक्लूड होके आई, जिससे कुछ आपको डिसएडवांटेज थे, कुछ के एडवांटेज थे। अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऐसी क्या खास बात है कि हमारे पास में ये सारी की सारी चीजें क्या थी बताओ, कोई भी आपको डिसएडवांटेज ना मिला। इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो सब कुछ परफेक्ट होता है कि नहीं होता, उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि हमें इसलिए जरूरत पड़ी थी इंजीनियरिंग ड्राइंग की, जिससे कि हमें एक अगर किसी कैंडिडेट को हम ड्राइंग दिखा दें तो इसका मतलब मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़े, या फिर कोई ऐसा केस बता दिया जाए कि साहब इसके ऊपर लिख कर दे दिया जाए ये ड्राइंग इस मैप की या फिर इस मकान की ड्राइंग है, हर एक चीज को वो बता देगा कि हाँ साहब ये इसका मतलब ये करा जाएगा, यहाँ ये पिलर खड़ा करा जाएगा, इसमें स्टील यूज करा जाएगा, यहाँ फर्नीचर का काम होगा, वो सारी चीजें एक ड्राइंग को देख करके कोई भी समझ सकता है उन चीजों को। तो इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ी बताओ, इंजीनियरिंग ड्राइंग की। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसी भाषा है जो प्रभावी संचार के लिए ग्राफिकली लैंग्वेज यानी जो हमें दिखाया जाता है ड्राइंग के अंदर, और रिटर्न लैंग्वेज दोनों का उपयोग करती है। आप अगर कोई डायग्राम बनाओगे तो वही बात, डायग्राम के ऊपर एक वर्ड लिखा होगा कि साहब मकान का नक्शा है, तो आराम से आप बता सकते हो। तो उसमें ये भी होता है कि साहब कितने इंच की यहाँ पर आप इसकी मतलब एक तो भी आप टाइल वगैरह कट करते हो या उसकी दीवार बनाते हो कितने इंच की होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। या फिर दीवार के बाद अगर कोई पेन भी बनाते हो तो इस पेन की साइज क्या रहनी चाहिए, किस एंगल पर बनेगा, वो सारी की सारी पहले ड्राइंग के अंदर बनाया जाता है, उसके बाद इसको मैन्युफैक्चर के लिए भेजा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ी, पता चली होंगी कि सर इंजीनियरिंग ड्राइंग की हमारे पास में जरूरत क्यों पड़ी। शायद बहुत सारे कैंडिडेट को ये चीजें समझ आई होगी कि सर ड्राइंग इसलिए जरूरत पड़ी थी क्योंकि अब हम समझेंगे कि अब हमारे पास थोड़ा सा केस ये है कि ड्राइंग को पढ़ा कैसे जाए,
कि मैं यहाँ पर जो भी चीजें आपके पास में एक तरीके से डायग्राम के साथ हर एक वर्ड पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा हाँ सर ये इसका मतलब ये होता है, एक पिक्चर सी बनेगी। क्योंकि देखो मैं इतना मानता हूं, अगर आपको पिक्चर के साथ ये इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाई जाए तो आप 100% दिमाग में एक छवि बन जाएगी। सर इस तरीके से मैं इस ड्राइंग को ऐसे डिसाइड करके हमारे तरीके से मैं जब CPT 2 देने जाऊं तो पहले पेपर में अगर मेरे को 40 क्वेश्चन तो आते हैं, उसमें से 10, 5, 15 जितने भी आए मैं आराम से देख के बता सकता हूं सर मेरा आंसर ये होगा। कि जिन चीजों को सुनोगे फिर देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। अब आपके पास में देखो इतना तो लैंग्वेजों का ये केस था कि क्यों जरूरत पड़ी इंजीनियरिंग ड्राइंग की। तो अब हम देखते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो जरूरत पड़ी है इसका नॉर्मल हम इंट्रोडक्शन करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा आपके सामने डायग्राम दिख रहा होगा, यानी क्या दे रखा है यहाँ पर, एक ड्राइंग बनाई गई है, ठीक है। यानी ये वाली जो ड्राइंग है ये अपने हाथों से बनाया गया, ठीक है। अब ड्राइंग बनाते हैं तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो सारे आप आगे बढ़ेंगे। ये आप पर देखोगे ऐसा डिजाइन है, इस डिजाइन को बनाकर जैसे मान लो ये तैयार करा गया है, ऐसा आपके सामने एक ब्लूप्रिंट बनाया गया है इसका। इससे पहले कि इसमें लेंथ कितनी, विड्थ कितनी, सर्कल कितना, ये सारी चीजें इस ड्राइंग के अंदर डिसाइड। यानी चलो ये बनेगा इसमें इतना कि यहाँ इतनी लेंथ लेनी है, यहाँ पर ये कोर है, यहाँ पर इतना आपको होल यूज करने हैं, वो सारे लेंथ, विड्थ, हाइट सब कुछ चीजें यहाँ पर बारीकी से बनाई है। लेकिन इसका फाइनल रिजल्टेंट निकल के क्या आएगा तो बताओ, ये जो केस है ये आपको ऐसा दिखेगा, तो इसका मतलब आप आराम से बता सकते हो सर ये वाली जो डिजाइन है ये तो बनाने वक्त है और बनने के बाद ये कैसा दिखेगा, में ये ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो हम बात करते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट की तरफ। ये सारी चीजें तुम्हें एंड तक, आगे तक जब जब हमारी क्लास होगी तो आपके पास में ये सारी चीजें आपको समझ आएगी। तो सबसे पहले देखो, इंजीनियरिंग ड्राइंग तकनीकी आरेखन का एक ऐसा प्रकार है इसके द्वारा इंजीनियरिंग जो आपके पास में अभियांत्रिक वस्तुएं हैं, यानी इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट है, मान के चलो आपको पेन बनाना या कोई मैप बनाना या नक्शा बनाना घर का, तो उसके ऑब्जेक्ट को पूर्णता तथा स्पष्ट परिभाषित किया जाता है। क्योंकि आप देख के बता सकते हो कि सर हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट ऐसा बनेगा, लेकिन बनेगा तो क्या क्या लेंथ, क्या क्या विड्थ, क्या क्या हाइट हो, वो सारी चीजें यहाँ पर बनाकर आपको, ठीक है। तथा इसके द्वारा किसी भी वस्तु के काल्पनिक रूप को, यानी कोई भी, जैसे मान लो अब नक्शा बनाया जाता है तो ऐसे तो है नहीं कि पहले उसको मकान बनाया जाएगा फिर उसको मैप बनाया जाएगा, पहले मैप बनता है, यानी काल्पनिक मैप बनता है कि साहब ऐसा ऐसा मेरे को चाहिए, यहाँ पर ये 2 रूम चाहिए, यहाँ ये मेरे को हॉल चाहिए, तो आप इतना बता दोगे, उसको कल्पना बता दोगे साहब मेरे को इतनी लेंथ चाहिए, इस स्क्वायर फीट में मेरे को मकान बनाना है। उस पूरे एरिया में इंजीनियर क्या करेगा, एक मैप बनाएगा, अपनी तरह से एफर्ट डालेगा और सारी चीजें जो उसने पढ़ी है या फिर जो चीजें उसने डिजाइन करी है वो सारी तुम्हें दिखाकर ऐसे ब्लूप्रिंट के साथ में दे देगा। तो देखो ये डायमेंशन के साथ बनाएगा तो डायमेंशन सहित सीट पर स्पष्टता से इनको क्या करा जा सकता है, उकेरा जा सकता है, उतारा जा सकता है। किसी भी पुर्जे के वास्तविक निर्माण से पहले उसका एक विस्तृत रेखा चित्र तैयार करा जाता है। एक बात समझ आ गई होगी, मैंने थोड़ी देर पहले बोला, किसी भी आप कोई भी ऐसा एक कोई भी डिजाइन तैयार करना हो, उसको वास्तविक डायग्राम बनने से पहले उसके सारे फॉर्मेट पहले तुम्हें तैयार करके बनाओगे कि नहीं बनाओगे। इसका मतलब हो जाए वास्तविक निर्माण से पहले उसका एक विस्तृत रेखा चित्र तैयार करा जाता है। इसी रेखा चित्र के आधार पर कारीगर पुर्जे या मशीन का निर्माण करता है। उसके बाद तुमने जो चीज बनाई है, तुमने जो भी चीज बनाई है उसके बाद वो सारी चीज तुम क्या कर सकते हो, बताओ, बना सकते हो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग को इंजीनियरों की भाषा कहा जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक चित्रमय भाषा यानी ग्राफिकल लैंग्वेज है जो प्रभावी संचार के लिए लिखित भाषा का भी उपयोग करती है। अब तुम्हारे एक क्वेश्चन तैयार हो गया, अभी तक जो पढ़ा उसमें साहब क्वेश्चन ये पूछा गया है, बताओ इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है उसमें कौन कौन सी आपके पास में लैंग्वेज यूज होती है। मैंने लैंग्वेज पहले बताया था। सबसे पहले देखो ग्राफिकल लैंग्वेज प्लस रिटन लैंग्वेज, ये दोनों साथ सहायता करके अगर एक कोई डिजाइन तैयार हो उसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग। तो क्वेश्चन क्या बनकर आएगा कि बताओ ऐसी कौन सी लैंग्वेज है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि साहब ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर यूज करी जाती है। तो बात मैंने बोली पहले, उनमें से कोई भी एक एग्जांपल उठा के रख देगा कि वोकल लैंग्वेज होगी, वर्बल लैंग्वेज होगी, नॉन वर्बल लैंग्वेज होगी। उन सारे में से एक ऑप्शन आपको दे देगा साहब ग्राफिकल लैंग्वेज। टिक कर दोगे कि नहीं कर दोगे। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा तैयार हुआ। इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए अगर जिस लैंग्वेज का यूज करा जाता है वो या तो ग्राफिकल लैंग्वेज के साथ में हम कौन सा यूज करेंगे, बताओ, रिटन लैंग्वेज। तो ग्राफिकल प्लस रिटन लैंग्वेज है, दोनों तुम्हारे क्या है, बताओ, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर काम आने वाली क्या है, लैंग्वेज। तो ये तुम्हें समझ आया होगा क्योंकि यहाँ पर ये ग्राफिकल बन गया और ये तुम्हारे पास है रिटन, क्योंकि लिखा हुआ भी तो होता है।
9.5 यहाँ पर आप स्क्वायर फीट ले रहे हो, स्क्वायर मीटर ले रहे हो, सेंटीमीटर ले रहे हो, सारी चीजें। तो लिखी हुई लैंग्वेज प्लस ग्राफिकल लैंग्वेज दोनों मिलाकर के क्या बनाई जाती है, हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाई जाती है। हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो चुका है। जब हम एमसीक्यू लेके आऊंगा, इसके क्वेश्चन लेके आएंगे, तो ये सारी चीजें तुम्हें वहां पर पूछ जाएंगी। तो आराम से आप सुनते जाइए, पढ़ते जाइए। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऐसा, तो हम डायग्राम से देख के बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर हम इसको पढ़ेंगे नहीं, हम तो लास्ट में देखेंगे। क्योंकि 40 नंबर में से अगर 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तुम्हारे इसमें से आ गए, तो तुम्हारे लिए एक थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर सकता है, जबकि टॉपिक सबसे ईजी है, इसका ध्यान रखना। अब आपके सामने हम बात करते हैं। देखो चलो, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपने बना दिया कि सर इसी लैंग्वेज से हम बनाएंगे, ग्राफिकल प्लस आपके पास में रिटन लैंग्वेज। फिर हम शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट, सर क्या महत्व है इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब आप देखते हो कई बार जैसे रिफाइनरी वगैरह हो, तो रिफाइनरी में ऐसे वाली आपको बड़े बड़े प्लांट दिखते हैं। आपको ऐसे लगता होगा कि सर ऐसे यहाँ पर एक पाइप लगाया होगा, इसने खड़ा कर दिया होगा, उसको जब जरूरत पड़ी एक पाइप इधर जोड़ दिया होगा, इधर जरूरत पड़ी एक पाइप इधर जोड़ दिया। ऐसा कभी नहीं होगा, ना कभी हुआ है। यानी ये वाली डिजाइन पहले मैंने जो बताया था आपको, देखो इसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पहले बनाकर तैयार करी जाती है। तो आपके पास ये सारा का सारा जितना जो यहाँ पर एक फैक्ट्री टाइप में आपको जैसे रिफाइनरी टाइप में कुछ दिख रहा है, ये वाली मशीनरी बनाने के लिए पहले इस इंजीनियर ने इसका नक्शा बनाया होगा, इसकी ड्राइंग तैयार करी होगी, उसके बाद इसको यहाँ पर क्या करा होगा, इंप्लीमेंट करा होगा। यहाँ पर देखो कि महत्व क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास अगर आजकल अगर कोई चीज बनाई जाए, तो छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज भी हम क्या करते हैं, पहले कोई ना कोई अगर कंपनी में बनाई जाए, कहीं फैक्ट्री में बनाई जाए, तो उसका पहले डिजाइन तैयार करा जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग तैयार होकर उसके बाद ही वो चीज क्या होती है, बनकर आती है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्व क्या था कि भी देश की आर्थिक सफलता मुख्य रूप से उसके औद्योगिक का मतलब क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर रहा है, पर निर्भर करता है। पता है कि हम कोई चीज अगर बनाएंगे तो हम इसको सेल करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे। सोचकर देखो, हर चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं अगर फॉरेन से, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा पैसा जा रहा है विदेश में, बाहर से चीजें हमारे पास इंपोर्ट होकर आ रही है, तो उसमें हमारे पास में एक तरीके से का लॉस है। क्या होता कि जीडीपी जो या फिर उस देश की एक इकोनॉमिकली सर्वे जो है देखा जाए, तो इंडस्ट्रियल एरिया उस पर बहुत ज्यादा वर्क करता है। इंडस्ट्रियल एरिया उसका क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, वैश्वीकरण का मतलब ग्लोबलाइजेशन के लिए अगर बोला जाए, तो हमारे देश के किसी भी उद्योग को अगर वैश्विक बाजार यानी ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग मानक के स्तर पर होने की उम्मीद है। यानी ये चीजें ऐसे कोई मनमर्जी से नहीं बनाएगा। पाइप बनाना होगा, फैक्ट्री बनाते हो, तो आपके पास में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो एक रूल होता है, जो एक मानक निर्धारित होता है कि साहब इसमें आप यही चीजें इतनी यूज करोगे, उसी के रिकॉर्डिंग आप क्या बनाओगे, अपनी कोई भी फैक्ट्री वगैरह जो बनाते हो उसकी मशीनरी यूज होती है। ठीक है, इसके कारण हमारे भारतीय उत्पाद को साइज, फिट, टॉलरेंस और फिनिश आदि के संबंध में बहुत उच्च गुणवत्ता की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक सर्वोत्तम मानक उत्पादन का उत्पादन करने के लिए एक उद्योग में सभी तकनीकी कर्मियों यानी जो टेक्निकल वर्कर होते हैं, इंजीनियरों से लेकर जितने कारीगर होते हैं, उन इनको इंजीनियरिंग ड्राइंग में से एक अच्छा ज्ञान उनको होना। जैसे मान लो किसी फैक्ट्री में कोई आदमी तैयार मतलब काम कर रहा है, तो जिसको एक इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो नक्शा बनकर आकर उसको दिया जाता है, उसको नॉलेज पता होना चाहिए। सर यहाँ पर जैसे मान लो कोई फैक्ट्री बन रही है, उसका फॉर्मेट तैयार हो रहा है, साहब यहाँ मैंने नक्शा बना के तुम्हें दे दिया, तो इस वाले एरिया के अंदर जो यहाँ पर इसकी जो साइज है वो कितनी रहेगी, या आपने रोड लगाई है जो भी अगर इस पिलर के अंदर, वो कौन से कितने एमएम के लगाते हो, तो यहाँ पर तुम्हारी जो छत है या आप कितने मंजिल तक लेके जा सकते हो। वो सारी इन चीजों का भी उसको ड्राइंग के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरों की ही भाषा होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अब मान के चलो, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि सर वोकल लैंग्वेज ऐसी है जिसको मैं बोलूंगा, जो जिसको आती है वो तो समझ लेगा और जिसको नहीं आती है वो नहीं समझ पाएगा। तो इसका मतलब एक ऐसी लैंग्वेज, इंजीनियरिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज या फिर ड्राइंग के अकॉर्डिंग ऐसी लैंग्वेज बनाई गई है, ऑल वर्ल्ड में तुम कहीं भी चले जाओ, किसी भी मशीनरी की अगर आप ड्राइंग बना कर देते हो, कहीं भी देश का कोई भी इंजीनियर या फिर कोई भी काम करने वाला इसका नॉलेज जो रखता है, वो इस डिजाइन को बना सकता है किसी भी कंट्री के अंदर। लेकिन अगर वोकल लैंग्वेज से मैं समझाऊं कि साहब तुम्हें ये काम करना, तुम्हें ये काम करना है, तो जिसको मेरी लैंग्वेज समझ आती है वही उसको क्या करेगा, बताओ, बता सकता है कि साहब ये नक्शा ऐसे बनेगा। तो ये बताओ, ये समझ आ गया होगा कि इंजीनियरिंग लैंग्वेज का दूसरा नाम क्या बोल सकता हूं मैं, जिसको यूनिवर्सल लैंग्वेज बोला जाता है। विभिन्न प्रकार की रेखाएं जिनके अलग अलग अक्षर होते हैं, कारीगर सहित सभी उद्योगों में टेक्निकल कर्मियों के अपेक्षा जो अपेक्षा की जाती है, वो देखो रेखाएं पड़ती, क्योंकि देखो जिनको नॉलेज पता होना चाहिए, तो उस ड्राइंग के अंदर आपके पास लाइन लिखी हुई, जो सिंबल यूज होते हैं किस चीज के, वो हम आगे पढ़ेंगे सारे। निरूपण यानी कन्वेंशन जो दिया जाए, संक्षिप्त
संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन। ड्राइंग तो छोटी सी होती है, आप नक्शा मकान बहुत बड़ा बनाते हो, ड्राइंग तो इतने से पेज में आ जाती है, एक नहीं आ जाती। तो आपके पास में एक छोटा सा पेज होता है जिसमें क्या लाइन दी गई है, क्या उसके सिंबल यूज करे गए, ये सारे ही आपको थोड़ा उनका नॉलेज पता होना चाहिए। जिसको नॉलेज पता वही उसको क्या करेगा बताओ, मैन्युफैक्चर करेगा, उसको बनाएगा। ठीक है। हमारी बोली जाने वाली भाषाओं के साथ इस सर्विस या उत्पाद का विवरण व्यक्त करना असंभव है। वोकल लैंग्वेज वाली बात बार बार आ रही है कि मैं बोलता हूं तो मेरे को मेरी लैंग्वेज जो जानता वही समझ पाएगा, जिसको मेरी लैंग्वेज नहीं पता वो इसको नहीं समझ पाएगा। तो आपके पास में हिसाब हर जगह की भाषा हर कोई बोले नहीं सकता, ये तो असंभव है। एक पार्ट या कंपोनेंट को अगर डिजाइन या निर्माण करने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का ज्ञान और अभ्यास होना आवश्यक है। ड्राइंग में एक छोटी सी गलती भी उत्पाद में बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर सकती है। कैसे? ये मान के चलो फैक्ट्री बना रहा था, ठीक है, इसकी मशीनरी फिट कर रहा था, कहीं भी अगर छोटा सा भी माइनर उस ड्राइंग को नहीं पढ़ पाया या उसने नहीं पढ़ पाया, उसने पूछा भी नहीं किसी से, और इंस्टेंट यहां पर कोई ना कोई ऐसा केस थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो बताओ ये पूरी की पूरी रिफाइनरी एक तरीके से वर्क करना बंद कर देगी कि नहीं कर, या फिर कोई भी ऐसी कोई अनहोनी घटना हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको नॉलेज हर चीज का होना चाहिए, अगर नहीं होता तो वो किसी से पूछ सकता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट केस है कि साहब उसकी छोटी से छोटी भी गलती अगर उसको बनाते वक्त उस नक्शे, यानी एक तो ड्राइंग को बनाए तब भी नहीं होनी चाहिए, ड्राइंग के बाद जो बनाए उनके पास में क्या नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी। ठीक है। ये तुम्हारे को इसलिए जरूरत पड़ी कि हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्व क्यों है, तो ये तुम्हें समझ आया होगा थोड़ा सा कि साहब इंजीनियरिंग ड्राइंग का इतना इंपॉर्टेंस क्यों। आगे बात समझे। अब चलते हम थोड़ा सा आगे। यहां देखो क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्व तुमने समझ लिया, लैंग्वेज क्यों यूज करी गई है वो तुमने थोड़ा बहुत समझ लिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो पर्पज ऑफ स्टडिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग, एक तरीके से इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने का उद्देश्य क्या है। तो आप बोलोगे सर हमें तो लोको पायलट में जॉब करना है, आप तो ये बोलोगे सर हमें लोको पायलट में जॉब चाहिए इसलिए हम इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ेंगे। मानते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को आप पढ़ोगे, लोको पायलट में तुम्हें जॉब अच्छी है। इनफैक्ट मान लो तो पढ़ने के बेनिफिट बताता हूं, अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ते हो तो तुम लोको पायलट तक ही सीमित नहीं हो, अगर जॉब लगे उसके बाद अगर तुम कल को अगर नक्शा बनाओगे या मकान बनाओगे तो पढ़ी हुई चीजों से तुम्हें थोड़ा बहुत ये पता लगेगा, हाँ सर ऐसी ऐसी बातें आपने बताई थी, तो इन चीजों पे मैं थोड़ा गौर कर सकता हूँ जब भी कोई मकान की डिजाइन बनाओगे। ठीक है। तो आपको 100% इतना मैं बोलता हूं कि दो चीजें मैं यहां बताऊंगा, आपको डायग्राम के साथ बताऊंगा, तो वहां तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा कि सर 100% ये बात ऐसी बोलेगी है कि आप, क्योंकि जॉब लगने के बाद भी ड्राइंग तो हर एक पार्ट है, एक ऐसा पार्ट जो आपकी डेली लाइफ में भी यूजेबल होता है, कहीं भी आपको नक्शा बना करके मकान बनाने की जरूरत पड़ जाए तो आपको उन चीजों को अपने को खुद को, अगर जिनको पहले से पता है वो डिपेंडेंट रहेगा, जिसको पहले से पता नहीं है वो क्या करेगा, साहब ये इतने पैसे लो हमें तो मकान बना के, तो वो इंडिपेंडेंट हो गया कि नहीं हो गया। दोनों चीजों का हर हाल में एक केस पता होना चाहिए। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने का उद्देश्य सामान्य इंजीनियरिंग में उपयोग होने वाले आरओ का अभ्यास करने हेतु कार्यशाला, यानी जितने जिस वर्कशॉप में आप काम करो वहां पर आपको उनकी जो उपकरण होते हैं उनकी संरचना को जानना पड़ेगा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन को जानना पड़ेगा। प्लांट तथा जितने आपके पास में उपकरण होते हैं, जितने आपके पास उपकरण के लेआउट होते हैं, लेआउट का मतलब क्या होता है, वो ड्राइंग की बात होती है कि साहब जो उसका बार ग्राफ के टाइप में ऐसे बनाकर दे दिया जाता है कि ये डिजाइन इसका लेआउट ही है, वो तुम्हें पता होना चाहिए, उसको पढ़ना आना चाहिए। पता तो भाई तो कोई भी हो तो भी देख के बता सकते हो ये फोटो इसकी है, लेकिन पढ़ना आना चाहिए उसके डिजाइन को। मैनेजर अथवा क्लाइंट को रिव्यू देने के लिए आपके पास में एक बढ़िया सा प्रपोजल उसका तैयार होना चाहिए। मतलब आप मान लो कोई भी ड्राइंग बनाते हो, ड्राइंग बनाने के बाद, अब क्योंकि देखो इस क्लास में अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सर मैं ही ड्राइंग बना रहा हूँ। सारे कैंडिडेट जो लोको पायलट की तैयारी करे अगर इस चीज को लेकर सोचकर बैठेंगे कि सर ये ड्राइंग तो मैं ही तैयार कर रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ मैं मेरे लिए तैयार कर रहा हूँ, तो 100% ये तुम्हारा टॉपिक कवर हो जाएगा, कोई क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा। सबसे पहले देखो ये ड्राइंग बनाने का एक फॉर्मेट है जहां पर मिनी ड्राफ्टर आपको यूज करा गया, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ये मिनी ड्राफ्टर का ये जो पार्ट होता है, ये कौन कौन सा पार्ट होता है, कितना एक ड्राफ्टर होता है, ये वाली चीज क्या होती है, सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसका लेआउट तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने ये बता दिया मशीनरी से बना दिया आपको, ठीक है, अब तुम्हें अगर ये नहीं पता कि सर ये वाला पोर्शन कितना है, या फिर इसका जो अगर मैं डायग्राम में देखता हूं तो पता ही नहीं चल रहा मेरे को क्या चीज है, नॉलेज पता होना चाहिए। तो एक छोटी छोटी चीज का कि सर ये वाला सिंबल इस चीज को डिनोट करा गया, इस वाला सिंबल को इस चीज में डिनोट करा गया। तो जरूरत है कि आपको इसका पीपीटी तैयार करो, एक तरीके से प्रपोजल तैयार करोगे, फिर ही तो अगले को समझाओगे कि नहीं समझ, तुम्हें इसलिए इसको ड्राइंग को पढ़ना जरूरी था। ठीक है। तो आपके पास में 3 और यहाँ पर ये देखो 3-4 यहाँ पर एक मीटिंग हो रही है 5 कैंडिडेट की। ये डिसीजन क्या ले रहे हैं, अब मान के चलो
ये कुछ ड्राइंग का मैटर पड़ा है जो ड्राइंग बनाने के लिए। इस कैंडिडेट को तो अगर नॉलेज नहीं है और हाँ में हाँ मिला रहा है, और इन चार को नॉलेज पता है, मान कि हाँ में हाँ मिला रहा है, तो ये क्या सोचेंगे कि इसको पक्का पता है, जो बात बताई जा रही है सोचेगा ये पक्का पता है। मान लो इनको लाइन ग्राफ का पता नहीं है कि सर कौन सी पेंसिल यूज करी जाए डायग्राम या बनाते वक्त, इसको नहीं पता। ये हाँ बता देगा सर एच बी होनी चाहिए, 2H होनी चाहिए, एच होनी चाहिए। तो ये एच बी 2H ये सारी हम आगे पेंसिलों की भी बात करेंगे। ये वो क्या बोलेगा कि सर हाँ ठीक है लगा दो एच बी। अगर उसको ड्राइंग का नॉलेज पता नहीं इस कैंडिडेट को, तो वो इनको बता नहीं सकता, वो एक तरीके से टप्पे मार रहा होगा जिससे उसकी ड्राइंग बिगड़ जाएगी। ये एक थोड़ा सा केस तुम्हें पता होना चाहिए कि इसी ड्राइंग के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम तुम आगे पढ़ोगे। ठीक है, ये पता चला होगा सर पढ़ने का उद्देश्य इसलिए है कि नॉलेज हर चीज का उनको होना चाहिए। ठीक है, ये तो तुम्हारे पास डिजाइन ही बिगड़ जाएगी। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा केस हम पढ़ते हैं। अब मेन टाइप ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये इंपॉर्टेंट केस है तुम्हारे पास। तो सर इंजीनियरिंग ड्राइंग के मुख्य प्रकार क्या होते हैं, आज आप ये देखो ये चीजें आपने थोड़ा बहुत एक इस फॉर्मेट के हिसाब से पढ़ा होगा। सबसे पहले क्यों जरूरत पड़ी तो क्या क्या चाहिए में होता है, या फिर उद्देश्य क्या होता है, क्यों सीखना पड़ता है। तो आपके पास में एक केस दे रखा है। देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो मुख्य प्रकार है वो कौन कौन से, यानी कितने टाइप की इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है। तो देखो सबसे पहला केस आपके पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स और एक होता है सिविल। तो मेन अगर मेजर तरीके से देखा जाए तो चार ड्राइंग होती है। तो किसी भी मैप को बनाने के लिए या तो मैकेनिकल की जरूरत पड़े, मैकेनिकल का मतलब होता है मशीनरी वाली ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल यानी जो भी इलेक्ट्रिकल की बात करता है वो यूज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब जिसमें कंप्यूटर CSIT वाले जो पोर्शन आते हैं, जैसे आजकल डिजिटल केस हो गया, आपके मोबाइल फोन है का भी एक ड्राइंग बन के तैयार हुआ होगा पहले, तो सारे केस होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएंगे। सिविल के अंदर क्या होता है कि जो हमारी बिल्डिंग डिजाइन बनती है वो सारी की सारी कहाँ यूज होती है बताओ, सिविल इंजीनियरिंग में। तो देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग चार टाइप से बन सकती है। मैकेनिकल के लिए काम हो सकती है, इलेक्ट्रिकल के लिए काम आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काम आती है और सिविल के लिए काम आती है। ये समझ आ गया होगा कि सर इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर मैं टाइप देखता हूं तो हमारे पास में ये कितने टाइप की होती है, मेजर तरीके से देखा जाए तो चार टाइप की। आगे बात समझ। अब इनको पढ़ते हैं बारीकी से कि सर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल कहाँ कहाँ पर यूज करी जा सकती। चलो अगले हम पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, ठीक है, तो देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ उदाहरण पार्ट या असेंबली ड्राइंग या रिवेटेड जॉइंट्स, वेल्डेड जॉइंट्स, या फिर फैब्रिकेशन ड्राइंग या न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स ड्राइंग, पाइपलाइन डायग्राम, कपलिंग ड्राइंग आदि है। अब मैकेनिकल के नाम से पता चलता है कि सर कोई भी मशीन अगर बनाता हूं तो जैसे जनरेटर बना रहे हो तो जनरेटर में मैकेनिकल, तो उसके अंदर देखो जॉइंट भी आएंगे, वहां पर एक पाइप भी बनेगा, वहां कहीं ना कहीं इसकी बेल्डिंग भी होगी। तो बेल्डिंग के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, कौन सी बट जॉइंट है कि कौन कौन से आकार की लेप जॉइंट, सारे बेल्डिंग के भी पार्ट होते हैं अलग अलग। जैसे हम नॉर्मली भाषा में अगर देखें तो गैस वेल्डिंग होती है, एक नॉर्मल देखा जाए तो नॉर्मल आर्क वेल्डिंग। तो अलग अलग वेल्डिंग का मतलब क्या होता है देखो थोड़ा सा समझा दूं। आर्क हो गया, गैस वेल्डिंग हो गया, और उसके अंदर अगर वेल्डिंग और देखी जाए तो जैसे जॉइंट होते हैं बेल्डिंग के अलग अलग जॉइंट होते हैं, बट जॉइंट हो गया, लेप जॉइंट हो गया, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो ड्राइंग बनती है उसमें आप चेक करोगे तो देखो रिवेटेड जॉइंट हो गए, वेल्डेड जॉइंट हो गए, फैब्रिकेशन हो गया, न्यूमेट्रिक्स हो गया, हाइड्रोलिक्स जो पाइपलाइन होती है वो भी यूज कर सकती है। इसमें इनका नॉलेज हमें पता होना चाहिए। तो आपके सामने एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। जैसे अब ये डायग्राम जो है ये केवल और केवल ड्राइंग बनाएगी जो बनकर तैयार तुम्हारा ऐसा कोई पार्ट बनेगा। जैसे हम कई बार नहीं देखते यहां पर सर पाइप लगाया जाता है, एक पाइप सा है, पाइप को रखा जाता है, इसके ऊपर एक और ऐसा केस बना दिया जाता है जिससे इसको क्लिप कर दिया जाता है। अब ये रखने वाली जो जगह थी ये बनी कैसे थी, तो इसके लिए डिजाइन करा गया है कि तुम्हारे पास में एक ड्राइंग तैयार होगी कि इसको इतने लेंथ की, या फिर यहाँ ये जॉइंट, ये वाले जो इससे होते हैं ना, देखो ऐसे डिजाइन, ये वाला जो आपके सामने डायग्राम दे रखा है, जैसे यहाँ पर ये ऐसा डायग्राम, ये किस चीज के हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। ये सारे के सारे उस वेल्डिंग वाले जॉइंट के हैं, यानी कौन सी वेल्डिंग यहाँ पर यूज करेगी, तो ये सारे पार्ट हम आगे पढ़ेंगे। तो मैकेनिकल के अंदर इंपॉर्टेंट केस ये ध्यान रखो कि वेल्डिंग होगी, हाइड्रोलिक पाइप होगी, डायग्राम हो गया, कीज हो गया, कपलिंग हो गया, कौन सा स्क्रू आप कहां पर लगाओगे तो उसका भी एक पार्ट होता है। स्क्रू को कैसे डिसाइड करोगे उस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम में तो कसने से रहे, तो डायग्राम जब बनाओगे, ड्राइंग जब बनाओगे तो वहां स्क्रू का पॉइंट क्या रहता है, वो सारी चीजें आप यहां पर पढ़ोगे, बनकर तुम्हारी ये तैयार है। तो
तो ये समझ आया होगा, मैकेनिकल का मतलब होता है सारी मशीनरी, जनरेटर वगैरह जो सारी चीजें होती है उसके अंदर हमें क्या क्या नॉलेज पता होनी चाहिए। जॉइंट जिनकी बात करता हूँ, रिवेटेड हो गया, वेल्डिंग हो गया, पाइपलाइन होगी, कौन सी इसमें कपलिंग लगाते हो, कौन से स्क्रू लगाते हो, ये मैकेनिकल में आते हैं, सब जानते हैं। बस इतना ध्यान रखो मैकेनिकल कोई मशीनरी की बात कर रहा है, ठीक है। उसकी ड्राइंग तैयार होने के लिए हमें क्या क्या चीजें पता होनी। अगला पार्ट देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर मैं बात करता हूं, जो आजकल सबको पता है कि साहब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो ड्राइंग है उसके अंदर क्या होता है, घर और उद्योगों के वायर डायग्राम। आप ये देखो, ये ड्राइंग बनी हुई है, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है अब ये क्या चीज है, कैसे पता चले। तो हमारे पास में यहां पर देखोगे 12 वोल्टेज की कोई लाइनें जा रही है, जबकि बल्ब तो कितने का था बताओ, 10.8 ही रिसीव कर रहा है, यानी 10.8 से इसका काम चल जाएगा। इसके बाद की जो लाइट है वो कहां चलेगी, कितना वोल्टेज कहां चला गया, तो वो ये देखो 12 वोल्टेज है, उधर 10.8 है, तो ऐसा तो केस है नहीं कि साहब 12 ही बेच दूंगा और 12 उसको एक्सेप्ट करके उस लाइट में चला जाएगा तो फ्यूज हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा, ठीक है। जैसे नॉर्मली सबने, बहुत लोगों ने देखा होगा, कई बार क्या होता है, वो अगर फेज है आपके पास में, 3 फेज की लाइन है और एक अर्थिंग आ रहा है, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक, ये एक सिंगल फेज है, ये अगेन एक और फेज आ रहा है, लाइट का जो होता है फेज, ये क्या है मान के चलो, ये अर्थिंग का है। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हमारा थ्योरी वाला पार्ट आएगा। ये अर्थिंग के अंदर क्या होता है, फेज फर्स्ट, ये पहला दूसरा फेज। अगर तुम्हें यहां से जल्दबाजी में पता भी नहीं चला, तुम्हें मान के चलो यहां बल्ब जलाना था, आपको ने गलती से ये दोनों फेज इसमें लगा दिए, अगर ये दोनों फेज आ गए उधर, वो लाइन उसके अंदर बल्ब अगर 100 वाट का रहा होगा या 10 वाट का रहा होगा, लाइन आपकी ज्यादा आ रही थी, तो ये हाथों हाथ फ्यूज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। किस वजह से हुआ, इसका एक अल्टरनेट मिला नहीं कि इसको जो अर्थिंग की तरफ पास हो जाए। आगे बात समझे, तो यही समझाना चाह रहा हूं कि ये कैसे बनता है, ये इसकी डिजाइन कैसे तैयार होती है, वो सारा किसके अंदर पढ़ा जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वायर डायग्राम हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया, विद्युत यानी इसकी इंस्टॉलेशन इसका डायग्राम होता है, वो कैसे बनता है। तो देखो, ये एक डायग्राम बनाया गया, डिजाइन बनेगी, तो अब यहां पर ये बल्ब जल जाएगा, ये 12 वोल्ट इधर से आएगी, ये दो यहां पर एक फेज और एक अर्थ है, ये 4.55 एम्पियर की जो लाइट दी गई है, यहां पर इस चीज का ध्यान रखना कि देखो, अब आप बोलोगे सर मैं तो कई क्या है, इलेक्ट्रिकल के हैं, कई बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो ध्यान रखिएगा लोको पायलट में तुम्हें चारों चीजों के ड्राइंग के बारे में पूछा जाएगा, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे तुम्हारे पास में सिविल हो, इन चारों के बारे में तुम्हें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाई ड्राइंग तो ड्राइंग है, बस उनके पार्ट पता होने चाहिए तुम्हें। तो इस चीज का ध्यान रखना कि तुम्हारे पास में इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करता हूं, तो हमें वाई डायग्राम पता होने चाहिए, सर्किट के डायग्राम कैसे होते हैं वो पता होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी का इंस्टॉलेशन का डायग्राम है वो हमें पता होना चाहिए। इस डायग्राम को देख के आराम से बता सकते हो कि सर एक वायर इधर से आएगा, एक वायर इधर से आएगा। ये जिसको पता वही, नहीं तो जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, पता ही नहीं इसको साहब वायर किधर से आएगा, ठीक है। तो इन चीजों का ये डायग्राम इसलिए बनाया जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग हमें जरूरत पड़ती है। इस तरह हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ड्राइंग की। अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग के सामने तुम्हारे पास में केस दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, जैसे पैनल देखे होंगे, पहले तो क्या था, मैन्युअली था, आजकल क्या हो गया, डिजिटली हो गया। तो पैनल में क्या होता है कि आपने देखा होगा कई बार, जैसे कि मोबाइल चला रहे होते हैं, चलो मोबाइल के अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से सर्किट होते हैं, वहां पर डायोड होता है। तो जैसे ये कौन सा डायोड है, ये फिजिक्स का पार्ट आपने बहुत बार पढ़ा होगा, या फिर इसको मैं जैसे डायोड हो गया, पहले डायोड यूज होते थे, उसके बाद आईसी वगैरह, आईसी जानते हो सब, नॉर्मल जानते हैं, आईसी चिप हो गया। तो ये एक डायग्राम दे रखा है, किस चीज का दे रखा है, देखो ऑडियो एम्पलीफायर का। ऑडियो का मतलब जिसको हम नॉर्मली डीजे वगैरह में स्पीकर यूज करते हैं, ठीक है। ऑडियो एम्पलीफायर का इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर क्या क्या तुम्हें पता हो कि आराम से उसका आप क्या कर सकते हो, ना किसी डीजे का जो स्पीकर होता है उसका आप डिजाइन तैयार कर सकते हो, उसकी मशीन को तैयार कर सकते हो। कैसे, देखो यहां पर इनपुट दिया गया है, ठीक है, ये इनपुट का केस है, तुम्हें पता है तभी बता सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, ये तुम्हें पता हो तभी बता सकते हो। यहां से अगर ये आईसी सर्किट लगा हुआ है, ये पहला पार्ट इधर से आ गया, यहाँ पर ये 10, यहाँ पर दूध पीपन आ गया, यहाँ पर देखोगे 47 से 100 माइक्रोफेरड, इसकी क्या होती है फ्रीक्वेंसी। फिर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी इंपॉर्टेंट केस रखती है, किसके अंदर बताओ, तुम्हारे स्पीकर जब तुम बनाते हो, फ्रीक्वेंसी होना का बारे में पता होना तुम्हें जरूरत है। तो ये चीजें हम सारी हम पढ़ेंगे आगे। ये केस क्या हो गया बताओ, यहाँ पर तुम्हारा स्पीकर जो भी डीजे में जो भी आप गाना सुनते हो, तो इनपुट यहाँ से आएगा, ये कहाँ कहाँ होकर ये लाइटिंग जो फिर जो आपके पास में डिजिटली वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो पल्स होते हैं वो जाते हैं, कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर ये स्पीकर के पास आएंगे। कई बार देखा होगा, कई बार सब बोलते हैं कि सर ये लोड नहीं ले रहा, कौन,
फिगर वो बज नहीं पाता ढंग से, क्योंकि वहां क्या होता है, उसका जो सर्किट डायग्राम होता है वो इतने लेवल तक का होता है कि आपने स्पीकर लगा दिया वहां पर छोटे और उसकी साइज थी बड़ी, या ये छोटे लगा दिए उसकी साइज क्या रही होगी बड़ी, तो दोनों में मिसमैच होता है। वो किस वजह से होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की वजह से होता है, इस वजह से वो स्पीकर सही से नहीं बज पाते। ये केस तुम्हें ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग के अंदर हम क्या क्या यूज करते हैं। ये सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी। तो सर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या होता है जो डिजिटली यूज हो, मैकेनिकल में क्या होता है जो मैन्युअली हो, जैसे मान के चला जाए मशीनरी की बात करता हूँ वो सारी इलेक्ट्रिकल में कौन से आते हैं, सारी चीजें तो पहले नॉर्मली इलेक्ट्रिकली वाला पार्ट हमें पता चल जाएगा कौन कौन से यूज होता है। अब लास्ट देखो, जॉब लगे तो उसके बाद तुम्हारा सबसे पहला सपना तो ये होता है एक तो गाड़ी हो, एक हमारे पास में ढंग का सा बंगला हो, मकान हो, ठीक है। तो अगर ढंग का सा मकान हो तो आप क्या करोगे, नक्शा बनाओगे या उसकी ड्राइंग तैयार करोगे। अगर आपको पहले से ही पता है तो क्या कर लोगे, खुद ही बना लोगे कि नहीं बना लोगे, या कोई इंजीनियर से बनवाओगे। अगर आप किसी ड्राइंग को अगर इंजीनियर से बनवाओगे तो भी तुम्हें पता लगना चाहिए कि सर इसकी नॉलेज क्या होती है। अब आप इस नक्शे को देख के बता सकते हो क्या, आप बोलोगे हाँ सर बढ़िया लग रहा है, ये तो क्या दे रखा है बताओ, बेडरूम दे रखा है, ये क्या दे रखा है बताओ, यहाँ पर किचन बना रखा है, ये क्या दे रखा है बताओ, फैमिली रूम दे रखा है, ये लिविंग एरिया यानी लिविंग रूम दे रखा है, यहाँ पर ये क्या दे रखा है, सेकंड बेडरूम हो गया, यहाँ पर ये बाथरूम है आपके पास में, यहाँ पर ये, अब ये क्या चीज है आपको पता ही नहीं है, आर क्या होता है, ओ क्या होता है, ये वाला तो लिखा हो तो बता सकते हो। यहाँ पर देखो वेल डिजाइन बनाया गया, इसको ढंग से तैयार करा हुआ एक क्या बनाया गया यहाँ पर मकान का नक्शा है। अब तुम्हें कैसे पता चले रहे ये तो ब्लैक एकदम से दे रखा वो क्या, इसका रास्ता किधर से है, तो आपको इस, और ये जैसे ये रेलिंग दे रखी है, क्योंकि देखो एक तो ज्यादा डार्क है एक हल्का डार्क है, हल्के डार्क में देखो ये वाली जो लाइन है ये इंपोर्टेंट, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, तुम्हें पता चल जाएगा सर इस लाइन में क्या क्या बताया गया है। मतलब येलो यूज होगा, एल्यूमिनियम होगा, कॉपर यूज होगा, या फिर आपके पास में यहाँ पर कोई सरिये की बात कर रहा है, या फिर कोई सीडी के अंदर क्या यूज करेंगे, पत्थर यूज करेंगे तो कौन से टाइप का यूज करेंगे, मार्बल करेंगे या नॉर्मल पत्थर यूज करेंगे, या ईंट यूज करेंगे या सीमेंट यूज करेंगे। तो ये पार्ट देखकर बता सकते हो जिसको नॉलेज है इन चीज का। ये बाइक जो गहरी लाइन होती है किसके लिए डिसाइड होती है, ये हमें क्वेश्चन आगे पूछे जाए। तो सिविल के अंदर आपके पास में देखो किसी भी घर का प्लान का फ्रंट एलिवेशन जो होता है वो, और फाउंडेशन ड्राइंग आदि के बारे में तुम्हें अगर पता हो तो ही तुम बता सकते हो तुम्हारे मकान के डिजाइन को, नहीं तो तुम पूरा का मुका बैठे रहोगे ऐसे और मकान को देखोगे सब कब बन जाए कब बन जाए। तुमने तो नक्शा दे दिया उसको बनवा के, अब तुम्हें अगर थोड़ा सा नॉलेज होता है तो बनने के बाद कई बार तुम्हारे दिमाग में आता है कि नहीं सर इसको ऐसे करना चाहिए था, मेरे को तो ऐसा चाहिए, तो वापस तोड़वाते हो। तो अगर थोड़ा सा नॉलेज तुम्हें पहले से पता है तो वैसे ही लग रहे हो तुम लोग को पायलट में, उसके बाद तुम्हारे अपने जो भी ड्रीम होते हैं वो एक नक्शा बनाते हो तो उसके थोड़ा सा नॉलेज तुम्हें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर एक ऐसा केस है ड्राइंग वाला पार्ट है जिसको आप देखते देखते बता सकते हो, पढ़ते पढ़ते कि सर हाँ ड्राइंग का जो पोर्शन है हम आराम से पढ़ लेंगे, तो ड्राइंग वाला पोर्शन एकदम ईजी है। तो चीज हमारे आसपास की दुनिया वो उसको एक ब्लूप्रिंट ही तो तैयार करा गया है, तो क्या कौन सी जगह यूज होता है ड्राइंग और उसके फॉर्मेट क्या होते हैं वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ये देखो इसके बाद मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था वो कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, यानी जितने पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को कैसे डिसाइड करा जाए, जो अभी आपने पहले ड्राइंग देखी थी। देखो अब आप खुद सोचना, इमेजिन करना, ये डार्क किसके लिए है, यहाँ पर हल्का सा व्हाइट है वो किसके लिए है, इसमें डार्क वाली लाइनें किस चीज के लिए, तो आप अभी तो नहीं बता सकते, थोड़ा बहुत बता सकते हो, लेकिन अभी बता दोगे उसमें से कुछ सारा मैटर है कि सर ये चीज यूज करेगी कैसे। देखो ये मेटल्स जहां जहां पर हम यूज करते हैं, मेटल्स का मतलब अगर मकान बनाते हैं तो मेटल का मतलब क्या क्या होता है, तो सर स्टील हो गया, कास्ट आयरन, स्टील जहां यूज करो, कास्ट यानी लकड़ी वाली जो आयरन यूज करो, कास्ट यानी किसी भी ऐसी आयरन को यूज करो, या कॉपर हो गया या फिर एलोय हो गया। एलोय होता क्या है, किसी भी एल्यूमिनियम वायर को अगर मैं एक फिक्स लिमिटेशन उसकी जो बीआईएस के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर इसको गर्म करता हूं, किसी एल्यूमिनियम वायर को अगर आप 100 डिग्री के ऊपर अगर इसको गर्म करते हो तो उसके बाद और वापस उसको ठंडा करते हो तो वहां पर एक स्ट्रोंगेस्ट आ जाता है, जो एक लचीलापन था वो कड़क बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, एलोय। आगे बात समझे, ये चीजें हम आगे भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा बता ही रहा हूं मैं। एल्यूमिनियम हो गया एंड इट्स एलोय। तो अब देखो जितने तुम्हारे मेटल है तो लोहे वाला जो पार्ट होता है, स्टील वाला जो पार्ट होता है, कॉपर वाला जो पार्ट होता है, उसको ऐसे डायग्राम से डिनोट करा जाएगा। आपने आराम से दिख रहा है यहाँ पर एक ऐसी लाइन, तो आप ये चेक करो, ये थोड़ा समझ आया होगा, ये तो किसके लिए, स्टील कास्ट। अब आपको एग्जाम में ये बता देगा, बताओ ये डायग्राम किसके लिए है, या फिर ये डायग्राम किसके लिए, ये लेड हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, व्हाइट मेटल हो गया, तो इसके लिए आपको ये ऐसे वाला डायग्राम बनाना जरूरी है। आप चेक करोगे यहां पर देखो
इसमें देखो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ये लाइन जो दिख रही है आपके पास में, ये वाली लाइन किस चीज के लिए, ये जो वर्टिकल लाइन है वो किस चीज के लिए, इसके अंदर आपकी सारी चीजें जो है वो आराम से बता सकते हो। अब थोड़ा बहुत पता चला होगा सर यहाँ मेटल यूज हो रहा है, यहाँ पर ये जो जिंक वगैरह यूज होता है, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो मेटल के दो अलग अलग टाइप हो गए। अब हम बात करते हैं, अगर ग्लास, तुम्हें जहां जहां पर ग्लास लगाना है तो ग्लास का जो फॉर्मेट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जो डायग्राम होता है वो ये होता है। ये किसके लिए डिनोट करा जाता है, ग्लास के लिए। अब सोचो तुम्हें एग्जाम में ऐसे 5-6 डाल दिए जाए, 4 एग्जाम्पल डालेगा, बताएगा बताओ ग्लास के लिए कौन सा इसके अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर यूज करा जाता है फॉर्मेट। तुम इसको देख के टिक लगा दोगे किसका फॉर्मेट है, बताओ ग्लास ड्राइंग का है कि नहीं है। तो इसका इतना सा हमें ध्यान रखना है, ये हमें एक बार आंखों में से आपको सबको निकालना पड़ेगा इन चीजों को। पैकिंग करना हो या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे जितने घर के अंदर वायर होते हैं, वायर के ऊपर एक क्या होता है, इंसुलेशन लगा होता है। कॉपर एल्यूमिनियम अंदर होता है, बाहर की साइड एक इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन का मतलब एक लेयर बनाकर दी जाती है, उस लेयर को हम बोलते हैं। तो बताओ ये इंसुलेशन के लिए जो यूज होता है, तो इसमें कौन कौन से वेटर यूज हो, तो देखो पोर्सलिन की बात करें, स्टोन वेयर की बात करें, या मार्बल की बात करें, या फिर स्लेट की बात करें, तो आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना, यानी एक हल्का हल्का यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट सा दे रखा है, ये लाइन ऐसे करके, तो ये डायग्राम यहाँ पर किसके लिए बनाया जाएगा बताओ, पोर्सलिन के लिए बनाया जाए, स्टोन वायर के लिए बनाया जाए, या फिर मार्बल के लिए बनाया जाए। फिर देखो इसमें थोड़ा सा गहरा बना देगा, तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया, फाइबर हो गया, फेल्ट हो गया, सिंथेटिक रेजिन हो गया, रेजिन हो गया, प्रोडक्ट ऑफ पेपर हो गया, कोर्क हो गया, लाइनोलियम हो गया, रबर हो गया, लेदर हो गया, वैक्स हो गया, इंसुलेटिंग एंड फिलिंग मटेरियल। तो उसके लिए आपको ऐसे दिखते ही पता चल जाएगा, हाँ सर ये तो क्या रबड़ वगैरह वाला फॉर्मेट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वाटर के लिए, उस इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले इस मैप में वाटर के लिए कहां पर क्या बनाया जाए, तो इसमें आराम से बनने के बाद तो बता दोगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए वाटर के डिजाइन ऐसे होती है। आगे बात सुन, फिर देखो वुड, लकड़ी की बात करें, प्लाईवुड की बात करें, तो आप आराम से देख लो इसको। यहां पर ऐसा एक डायग्राम बना रखा है मकड़ी के जाल जैसा, ये वाला ऐसा केस बना रखा है, मतलब जिसको पता है ये जिस नक्शे में लगा होगा वहां पर लकड़ी लगेगी कि नहीं लगेगी, या प्लाईवुड लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आप एक बार देखना इधर इस नक्शे में आपको दिख रहा है, बताओ ये वाला पोर्शन यहां पर लकड़ी वाला पोर्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब तुम बता सकते हो सर किसी भी हमारे, अगर किसी इंजीनियरिंग नक्शे की अगर बात करी जाए घर की, तो वहां ऐसा फॉर्मेट दिखेगा, इसका मतलब यहां पर लकड़ी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो आप उसको पूछ सकते हो कि साहब यहां पर कितनी लकड़ी लगेगी। आगे बात यहां तक समझे, ये तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज पता होना चाहिए। फिर अगर मैं बात करता हूं, देखो ये आपके पास में लिक्विड का केस हो गया। अब इसके बाद देखो कंक्रीट की बात करी जाए, तो कंक्रीट का डायग्राम देखो ऐसे हल्का हल्का डॉट सा दे रखा है यहाँ पर, ये कंक्रीट का है। यहाँ पर जो रोड़ी वगैरह जो बोली जाए या जो बजरी की बात करी जाए, तो ये कंक्रीट का डायग्राम ये हो जाएगा। तो एक बार नॉर्मली वापस देखना, जितने मेटल की बात करी जाए दो टाइप के होते हैं, एल्यूमिनियम स्टील वाला हो गया, दूसरा हो गया लेड जिंक टिन वाला। तो दोनों में डिफरेंस है करिएगा, उसमें हर लाइन कंटिन्यूसली बराबर है, यहाँ डबलिंग डबलिंग लाइन हो रही है। अगला देखो ग्लास का लिए आप देख सकते हो बराबर है, ग्लास के अंदर बीच बीच में 5-4 ऐसे, लेकिन थोड़ा डार्कनेस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, तो देखने के बाद तुम पहचान जाओगे सर ये ग्लास के लिए डिसाइड करा गया। पैकिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल की अगर बात करी जाए, तो पोर्सलिन हो गया, स्टोन वायर हो गया, मार्बल हो गया, या स्लेट हो गया, तो इसमें ऐसा डायग्राम यूज करोगे, ये तुम्हें पूछे जाएंगे एग्जाम में, ये डिजाइन किसके लिए बनाई गई है, तो आपको वहां पर तुम्हारा आंसर गलत नहीं होना चाहिए। पानी के लिए ऐसी डिजाइन तैयार करी जाएगी, वुड यानी लकड़ी और प्लाईवुड के लिए आपके पास ऐसे डिजाइन। तो अब तुम आराम से इसको फिगर देख करके, डायग्राम देख करके बता सकते हो कि सर ये वाला जो डायग्राम है, इसके हमारे मकान का जो नक्शा था उसके अंदर ये यूज करा गया, और ये तुम्हें क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा। यहां तक तुम्हें कुछ चीजें समझ आई होंगी आज। तो देखो आज की हमारी ये क्लास थी, क्लास के अंदर आपके पास मैंने कुछ ऐसा फॉर्मेट बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि तुम्हें ड्राइंग अगर आप पढ़ते हो तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को एक टफ नहीं है, नंबर आपके 5 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 15 नंबर तक भी पूछा जा सकता है। तुम्हें इंजीनियरिंग ड्राइंग हम पहले पढ़ेंगे, वो पोर्शन तुम्हें एक बार पढ़ना है। अभी हमारे पास टाइम है कि हम सर पढ़ के एक बार रख देंगे इसको साइड में, जब हमारा मेंस होगा या फिर CBD 2 होगा उस टाइम पर हम एकदम से क्लिक कर लेंगे, तो ये चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। तो इन चीजों को आप आराम से फ्रीली होके पढ़ना है, क्योंकि पहले CBD फर्स्ट में नहीं आएंगी, CBD 2 में आएंगी, तो इतना भी फ्री नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर जो एडिशनल आपको एफर्ट डाले जा रहे हैं ये केवल और केवल आपके लिए है कि आपको इन चीजों को आराम से पढ़ना है। तो आज जो मैंने एक थोड़ा सा बताया होगा फॉर्मेट सबको समझ आया होगा। तो जितने कैंडिडेट अगर कोई लोको पायलट की तैयारी कर रहा है, ठीक है, या फिर जिसके साथी तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्लास का जो आपके पास में लिंक है इसको शेयर कर दीजिएगा, 100% आप इन सब के लिए बेनिफिट होगा कि जो कैंडिडेट यहाँ पर लोको पायलट की तैयारी करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा के जुटा हुआ है, ठीक है।